बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जानना है वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी की हम सिंपल डेफिनेशन से आगाज़ करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसकी तमाम तर इम्पॉर्टेंट खसूसियात को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, वेलोसिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं the rate change of displacement या पोजीशन हम बोल सकते हैं is known as velocity। इसको हम रेट कवर्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का नाम भी दे सकते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट जो टाइम के हिसाब से कवर किया जाए, डेट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की सिमत में रहेगी। तो हम लिखेंगे इट इज डायरेक्टेड टू डिस्प्लेसमेंट। फिर इसके यूनिट्स की बात की जाए तो इट्स SI यूनिट्स आर मीटर पर सेकेंड। इसके जो SI यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकेंड है। SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। बच्चों, इसके डायमेंशन की बात की जाए तो LT-1 इसकी डायमेंशन होगी। फिर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करते हैं। एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हम डेफिनेशन लिखा करते थे जब हम रेगुलर क्लास के अंदर इसको पढ़ते हैं। तो हम लिखते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट, या हम इसको लिखते हैं द रेट कवर्ड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी टाइम के बहुत ही छोटे वक्फे के अंदर जब हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो उस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का नाम देते हैं। जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे हम टाइम के छोटे छोटे पार्ट करते जाएं और बहुत ही छोटे इंटरवल के अंदर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट कवर को देखें तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरह से समझ आएगी, अगर हम इधर खड़े हैं तो एक बुलेट इधर से हमारे सामने से गुजरती है तो उस स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो उसकी उस लम्हे में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर हम फार्मूला लिखें तो v इंस्टेंट लिमिट इज अप्लाइड डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 देन डेल्टा d ओवर डेल्टा t, ये इसका फार्मूला होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वहां पे काम आती है जहां पर हम बहुत ही स्मॉल इंटरवल के अंदर इंटरेस्टेड हों, वहां पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जिक्र करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी ये होती है कि जब आप पाथ के अंदर इंटरेस्टेड ना हों कि दो पॉइंट्स के दरमियान में बॉडी किस पाथ से मूव कर रही है, बल्कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड और टोटल टाइम की बात करें, वहां पर आप बात करते हैं बेटे एवरेज वेलोसिटी की। लेट्स सपोज दैट कि आपने लाहौर से मुल्तान जाना है, देयर इज मैनी पाथ टू मूव फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, लेकिन आप उसकी हर पाथ की जजमेंट नहीं लेना चाहते। आप लेना चाहते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने टोटल टाइम इंटरवल में हुआ, तो यू विल टुक द एवरेज वेलोसिटी। तो आप उस वक्त उसकी एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम इंटरवल, इसको हम एवरेज वेलोसिटी के नाम। एवरेज वेलोसिटी डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पाथ ऑफ मोशन। हम पाथ ऑफ मोशन के बारे में इससे कोई इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। अगर आपके ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं अगर इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर
इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। उस वक्त आपकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज बराबर आ जाएगी। फर्ज करें कि ए पॉइंट से हम बी पॉइंट तक जाना चाहते हैं, इसके दरमियान पाथ को मैं बराबर वक्फों के अंदर डिवाइड कर देता हूं। ये 5 बराबर इंटरवल कर दी। यहां से टाइम t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड और 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 25 सेकेंड। ये मैंने बराबर 5-5 सेकेंड के वक्फे कर दी। अगर पहले वक्त में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, अगले में भी 5 मीटर, उससे अगले में भी 5 मीटर, हर टाइम इंटरवल में 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, उस वक्त हमारे पास इसकी इस इंस्टेंट की इस इंटरवल की वेलोसिटी अगर हम निकालें तो हमारे पास टाइम इंटरवल 5 सेकंड लगा और 5 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकंड। इसके अंदर भी 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 - 5 टाइम 5 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट भी 5, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम वेलोसिटी आ जाएगी। इसमें भी 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। हर इंटरवल के अंदर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम है। तो जब बॉडी, इसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इस इंटरवल को हम नाम दे देंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो व्हेन बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 5 5 5 5 5 25 एंड टोटल टाइम इंटरवल 25। तो 25 और 25, तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम कहेंगे इस वक्त कि when object moves with uniform velocity, then average and instantaneous velocity आर इक्वल। उस वक्त इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटीज दोनों बराबर हो जाएंगी। और जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, हम उसके ऊपर नेट फोर्स को 0 तस्वर करेंगे। तो एक रिजल्ट तो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ये आया कि उसकी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज जो हैं वो आपस में बराबर है। दूसरा ये होगा कि उसका एक्सेलरेशन 0 होगा और समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, जिसको नेट फोर्स कहा जाता है, वो भी 0 आ जाएगी। ये 2 रिजल्ट हमें अजाफी इसमें हासिल होंगे। ये था हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और फोर्स के साथ इनका रिलेशन, ये किस तरह से निकालते हैं। फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर मूव कर रहा हो विद डिफरेंट वेलोसिटीज, मतलब किसी में कुछ वेलोसिटी, उसकी वेरिएबल वेलोसिटी हो, तो फिर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी किस तरह से लेंगे। मतलब पहले इंटरवल में कोई वेलोसिटी है, दूसरे इंटरवल में कुछ दूसरी है, तीसरे इंटरवल में कुछ तीसरी है, तो हम कहेंगे कि उसकी जब वेरिएबल वेलोसिटी हो तो व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल v1 एंड v2, पहले वो v1 से मूव कर रहा था, फिर v2 से, देन एवरेज वेलोसिटी इज v एवरेज बेटे आ जाएगी v1 प्लस v2 ओवर 2। हम उन दोनों वेलोसिटीज को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ये तब मुमकिन है जब वेलोसिटीज टाइम के हिसाब से वेरी हो रही हो। मीन्स टू से पहले इंटरवल के अंदर वेरिएबल वेलोसिटी v1, फिर वेलोसिटी v2 हो जाती है, तो एवरेज वेलोसिटी आप इस तरीके से उसकी ले लेते हैं। लेकिन अगर कुछ डिस्टेंस के लिए उसकी वेलोसिटी v1 हो,
कुछ डिस्टेंस के लिए उसकी वेलोसिटी v2 हो, फिर एवरेज वेलोसिटी किस तरह से लेंगे। हम इसको कहते हैं कि व्हेन वेलोसिटी इज वेरिएबल इन टाइम इंटरवल कि फर्स्ट टाइम इंटरवल में v1, सेकेंड टाइम इंटरवल में v2 एंड सो। तो व्हेन, अगला पॉइंट इसका ये हम लिख लेते हैं कि व्हेन वेलोसिटी वेरीज विथ डिस्टेंस a body covered some distance with v1 and another distance v2 with v2, यानी कुछ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस लेट्स सपोज 25 मीटर कवर करना था, 10 मीटर का डिस्टेंस सपोज कर लें उसने v1 के साथ कवर किया, अगले 15 मीटर जो रह गए वो उसने v2 वेलोसिटी के साथ कवर किया। अब आप उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो होगी 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो इस फार्मूले से उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि टोटल टाइम इंटरवल 25 सेकेंड है, अगर पहले 10 सेकेंड उसने v1 वेलोसिटी के साथ गुजारे यानी कवर किए, अगले 15 सेकंड के लिए v2 वेलोसिटी हो गई, तो अगर टाइम इंटरवल के साथ वेलोसिटी का रिलेशन हो तो फिर आपने एवरेज वेलोसिटी इस फार्मूले से निकालनी। तो ये दोनों फार्मूले आपको शॉर्टकट के तौर पर बता दिए गए किस तरीके से आप इसकी वेलोसिटीज निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास इस तरह से रिलेशन हो कि हम कहें कि रिलेटिव वेलोसिटीज लेनी है तो फिर किस तरह से लेंगे। तो relative velocities when two objects move to each other with v1 and v2, तो उस वक्त रिलेटिव वेलोसिटी बेटी होगी v1 प्लस v2। अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, ये चीज़ हमें वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है जब हम डॉपलर इफेक्ट के केसेस पढ़ते हैं कि जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के करीब आ रही हों तो उस वक्त उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है उन दोनों वेलोसिटीज़ का सम के बराबर होती है। और अगर दो चीज़ें एक ही सिमत में जा रही हों तो फिर आप उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हुए उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो फिर यही v1 माइनस v2 के बराबर आ रही होगी। फिर एक एग्जांपल आती है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की सिमत में फेंकते हैं, तो जब ये नीचे से ऊपर की सिमत में फेंकेंगे तो उसकी स्टार्ट में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फिर कम हो जाएगी, फिर और कम, और फिर ज़ीरो हो जाए। पोजीशन 1 पे ये वेलोसिटी है, पोजीशन 2 पे ये, और पोजीशन 3 पर ज़ीरो हो जाए। जब वो ऑब्जेक्ट वापस आएगा तो सेम पोजीशन पर सेम वेलोसिटी होगी, यानी ऊपर जाते हुए पोजीशन 1 के ऊपर जो वेलोसिटी थी वापस आते हुए भी पोजीशन 1 पे वही वेलोसिटी होगी। ऊपर जाते हुए पोजीशन 2 पर जो वेलोसिटी थी वापस आते हुए भी पोजीशन 2 पर वही वेलोसिटी होगी। यानी वैसे तो हम कहते हैं कि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज होती है, नीचे आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, वो वेलोसिटीज़ का आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्शन दोनों एक दूसरे की रिवर्स हो जाती हैं, लेकिन रिलेट इस तरह से एक दूसरे के साथ करती हैं कि ऊपर को जाते हुए जिस जिस पॉइंट पर जो जो वेलोसिटी होती है वापस आते हुए उसी पॉइंट पर सेम वेलोसिटी हो रही होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो वेलोसिटीज़ के बारे में मैंने समराइज करके आपको बताया। वैसे तो वेलोसिटी के डिस्कशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ज़हन में भी आ सकते हैं, तो वो आप मुझसे 1 बाय 1 डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या इसके कमेंट सेक्शन के अंदर। वेलोसिटीज़ क्या है, इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनका आपस में रिलेशन क्या है, और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेट करती हैं। अगर वेलोसिटी वेरिएबल हो तो फिर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, और फिर फोर्स भी जीरो नहीं लगेगी, एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा। अगर वेलोसिटी टाइम के हिसाब से चेंज हो तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो तो फिर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, और रिलेटिव वेलोसिटीज कैसे निकालते हैं, और ऊपर से नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगला बेटा इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम डिफाइन तो करते हैं द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। इसको बच्चों हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, दैट इज डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं यहां पर ये नहीं कहूंगा कि इट इज डायरेक्टेड अलोंग वेलोसिटी, बल्कि ये कहूंगा इट इज डायरेक्टेड अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। दोनों में फर्क है, वो फर्क आगे जाके आपको वाज़ेह हो जाएगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज डायरेक्टेड टू चेंज इन वेलोसिटी। जैसे हमने पीछे आर्टिकल में कहा कि वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सेलरेशन इज नॉट ऑलवेज डायरेक्टेड टू वेलोसिटी, इट इज always directed to change in velocity. It may be in the direction of velocity or in opposite direction of velocity. तो हम इसमें डिफरेंट केसेस देखते हैं। केस 1 ये देखते हैं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट vi वेलोसिटी के साथ जा रहा था, उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज होकर vf हो गई। तो बेटे इसके अंदर चेंज कितना आया? चेंज यहाँ vi से vf तक ये चेंज आ गया, इसको डेल्टा v का नाम देंगे। तो एक्सेलरेशन डेल्टा v की सिमत में होगा, तो एक्सेलरेशन इस सिमत में आ जाता है। तो व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये पहला केस आ गया, इसको हम केस नंबर 1 का नाम देते हैं। केस नंबर 1 में हमने ये कहा कि इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम vi टू vf, देन इट्स एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ, जो कि एक्सेलरेशन हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की सिमत में तो रहेगा, लेकिन पहले केस में एक्सेलरेशन वेलोसिटी की सिमत में भी हो गया। तो जैसे मैंने कहा था कि एक्सेलरेशन मे और मे नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो यहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो साबित हो गया। मे नॉट वाली बात हम देखते हैं। केस 2 में यह है कि एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड के साथ जा रहा था vi वेलोसिटी के साथ, ब्रेक लगाई और इसकी वेलोसिटी vf कम हो गई। जब वेलोसिटी vf कम हुई तो वेलोसिटी के अंदर चेंज इस सिमत में आ गया, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। अब इनिशियल इधर था, फाइनल इधर हो गया। एक्सेलरेशन किस सिमत में होगा? एक्सेलरेशन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन देखिए वेलोसिटी के साथ, ग्रीन लाइन से मैंने वेलोसिटी को शो किया हुआ है, एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी। तो केस 2 में हमने कहते हैं कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये लाइन मैंने लिखी थी कि एक्सेलरेशन मे और मे नॉट in the direction of velocity and displacement। क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की सिमत में होगी, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की सिमत में भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट सिमत में भी हो सकता है। एक तीसरा केस है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कल विद सम रेडियस r, तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर v1 इस सिमत में है या vi, और इसकी वेलोसिटी जब ये ऑब्जेक्ट इधर चला जाता है तो इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट vf इस सिमत में। अब इसकी वेलोसिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नॉट अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसमें मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुई, डायरेक्शन वही रही, vi और vf की डायरेक्शन सेम है, vi और vf की डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो गई। लेकिन इस केस में मैग्नीट्यूड उतनी रही, लेकिन vi और vf की डायरेक्शन बदल गई। इसकी डायरेक्शन ऊपर को है, इसकी डायरेक्शन इस सिमत में है, तो हम कहते हैं डायरेक्शन बदल गई है। व्हेन डायरेक्शन चेंज, देन चेंज इन वेलोसिटी इज आल्सो हैपेंड, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट मे चेंज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, इट मे चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। जब डायरेक्शन के अंदर चेंज की वजह से वेलोसिटी चेंज हो, तो उस वक्त चेंजिंग वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। तो हम उस वक्त ये भी कहेंगे कि एक्सेलरेशन
वेलोसिटी के चेंज की सिमत में है, तो ग्रीन लाइन के सिमत में एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन जो है इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो देयर इज अ थर्ड पॉसिबिलिटी, देयर इज अ थर्ड केस कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन के बेटे 3 केसेस आ गए, इसको वन बाय वन हम करें। इफ द वेलोसिटी इफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उस वक्त देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, एक्सेलरेशन in the direction of velocity when velocity is increasing, acceleration in opposite to the velocity when velocity is decreasing, यानी मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगी। और थर्ड केस है कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल एंड वेलोसिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। बच्चों अब हम दोनों केसेस को मिलाकर एक पॉसिबिलिटी और निकालते हैं। आप ऊपर से नीचे आते हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं इस पाथ के अंदर कि ये आ रहा है। लेट्स सपोज एक साइकिल वाला ही है, वो साइकिल चलाता हुआ इस पोजीशन में आ रहा है, यहां पर ये उसकी साइकिल की डायरेक्शन है, इस सिमत में उसकी वेलोसिटी है। जब ऊपर से नीचे की सिमत में आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, v इंक्रीज कर रही है, ठीक है। उस वक्त एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज आर इन सेम डायरेक्शन। और जब यही साइकिल यहां से ऊपर की सिमत में जाएगा तो इसकी v डिक्रीज करेगी, v डिक्रीज करेगी, तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब यही साइकिल वाला इस पोजीशन में होगा तो इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगी, तो उस वक्त एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो चूंकि जब कर्व शेप हो तो उस वक्त हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, मैग्नीट्यूड डिक्रीज चेंज नहीं होती। तो ऊपर से नीचे आती हुई चीज़ों की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, नीचे से ऊपर जाती हुई चीज़ों की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। इस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम सिमत में, इस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट सिमत में, और इस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। अच्छा, अगर ये यहां पर होगा तकरीबन इस जगह पर, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदल रही है और नीचे की तरफ आ रही है, चूंकि बॉटम पर पहुंची नहीं है। तो इस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज के इस तरह से एडजस्टमेंट होगी कि मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रही है और डायरेक्शन भी क्या हो रही है, बदल रही है। तो उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज एट एन एंगल ऑफ थीटा होंगे। थीटा एंगल कौन सा होगा? इट इज लेस देन 90, और लेस देन 90 का मतलब है कि एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक वेलोसिटी की सिमत में और एक वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे देयर इज द 2 पॉसिबिलिटीज व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सच अ वे its velocity is increasing and direction is changing, then one component of acceleration in the direction of velocity and one component of acceleration is perpendicular to velocity। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन ये चीज समझ आ गई तो आपको एक्सेलरेशन के सारे केसेस जो है वो क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर जा रहा है, अब इसकी फिर 2 पॉसिबिलिटीज है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है ऊपर को जाते हुए और मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है। तो अब एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ 90 होगा, 90 एंगल से ज्यादा होगी। यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी 90 पर, यहां पर लेस देन 90 पर, यहां पर ग्रेटर देन 90 पर। तो जब ग्रेटर देन 90 पर होंगे तो उस वक्त एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट्स रिजॉल्व करोगे तो ये कंपोनेंट ग्रीन, ये वाला ग्रीन इस रेड के ऑपोजिट सिमत में होगा और ये वाला ग्रीन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यानी उस वक्त 2 कंपोनेंट्स होंगे। If a body move in such a way, its velocity is decreasing and direction is changing. One component of acceleration in opposite direction to the velocity, another component of acceleration is perpendicular to the velocity. ये मैंने 5 केसेस टोटल आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। इसको 1 बाय 1 समझिएगा कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो ड्यू टू इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी स्पीड इंक्रीज हो रही है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम सिमत में। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है तो उस वक्त एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और जब डायरेक्शन की वजह से चेंज आ रही है तब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इंक्रीज हो रही है, इंक्लाइंड प्लेन भी है और आगे को भी जा रही है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स होंगे, वन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है
और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो वन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वेलोसिटी एंड अदर वन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी उस वक्त एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे। और जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, फिर बेटे कोई चांस नहीं है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट आए, फिर पैरेलल या एंटी पैरेलल दो कंपोनेंट्स, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं एक्सेलरेशन पैदा होने की, जो कि उस वक्त स्पीड की वजह से चेंज है। तो मैं सिंपल अल्फाज में सारी कंक्लूजन को इकट्ठा करूं तो मैं ये कहता हूं कि वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये चेंज हो सकती है डायरेक्शन की वजह से भी और मैग्नीट्यूड की वजह से भी। जब डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। जब मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो तो उस वक्त एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल और एंटी पैरेलल होंगे। और मैग्नीट्यूड में दो तरह का चेंज आ सकता है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग और स्पीड इज डिक्रीजिंग, बिकॉज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उस वक्त हम उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं। और इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए भी मुझे ये इस फिगर की सहारा लेना होगा। अगर हम टाइम इंटरवल इक्वल कर देते हैं, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आता है। यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू है लेट्स सपोज 1 मीटर पर सेकेंड और बल्कि 5 मीटर पर सेकेंड। इसके अंदर डेल्टा वी की वैल्यू भी उतनी है, इसमें भी डेल्टा वी उतना ही वेलोसिटी में चेंज आता है, इसमें भी डेल्टा वी उतना ही आता है, इसमें भी डेल्टा वी उतना ही आता है। यानी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो तो उस वक्त बेटे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको आप नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके लिए भी यही कंडीशन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशंस आर इक्वल। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा कि स्मॉल टाइम इंटरवल में जितनी वेलोसिटी चेंज होगी उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल वेलोसिटी में चेंज ओवर टोटल टाइम इंटरवल, उसको एवरेज एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो जब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो इन इक्वल टाइम इंटरवल, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, उस वक्त इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशंस आर इक्वल। फिर हम कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है वो टाइम के हिसाब से उसका एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, यानी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इस तरह से है कि ऑब्जेक्ट मूव विद एक्सेलरेशन a1 इन टाइम t1 एंड एक्सेलरेशन a2 इन टाइम t2। तो अगर टाइम के हिसाब से एक इंटरवल के अंदर एक्सेलरेशन कुछ है, अगले इंटरवल में एक्सेलरेशन कुछ है, तो फिर आपने उसका एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो बहुत आसान को लिया है, पहले इंटरवल के एक्सेलरेशन को पहले टाइम से मल्टीप्लाई करें, दूसरे इंटरवल के एक्सेलरेशन को दूसरे टाइम से मल्टीप्लाई करें और टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें, तो ये बेटे आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। फिर हम इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू यूनिफॉर्म कब होगी। बेटे कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। पहले यूनिफॉर्म को हम देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी मैंने फिगर के अंदर आपको क्लियर भी किया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये होता है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल वेलोसिटी के अंदर चेंज आना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। मसलन इस इंटरवल में 5 सेकंड का इंटरवल है टाइम का और 5 मीटर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हर इंटरवल में बराबर एक्सेलरेशन आ रहा है, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का मतलब है कि हर मिनट के अंदर, हर सेकंड के अंदर 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज होगा और 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकोगे, हर सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आएगा। वेलोसिटी में इंक्रीज 9 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आएगा अगर एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और इसी तरह अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव जी होता है। तो नेगेटिव जी का मतलब है नेगेटिव
नेगेटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स टू से कि हर सेकंड के अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में डिक्रीज आना, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी में इंक्रीज आना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू जितनी होगी हर सेकंड में उतनी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होगा। अच्छा, अगला होता टर्म आ जाती थी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही एक किस्म है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन में देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी। मतलब मैं कहूंगा कोई भी नंबर आपका कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। हर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। जी की वैल्यू इस एग्जांपल में हमने निकाली, ए की वैल्यू एक्सेलरेशन की वो आ गई 1 मीटर पर सेकंड, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है। लेकिन एक्सेलरेशन अगर 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 0 इज अ कांस्टेंट नंबर। तो हम इसमें ये कह देंगे कि 0 कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है, बिकॉज 0 इज अ कांस्टेंट नंबर, वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन 0 कांस्टेंट होने के साथ साथ यूनिफॉर्म नहीं है। 0 के अलावा हर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी है, और हर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी है। मास वाइज 0 के 0 कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। रीजन, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है, जबकि 0 एक्सेलरेशन में वेलोसिटी तब्दील नहीं होती। तो 0 इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट नॉट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये इसके अंदर थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस है जो आपको अपने एग्जाम्पल्स के अंदर याद रखना होता है कि किसको कांस्टेंट और किसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का नाम देंगे। फिर बड़े एक्सेलरेशन के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा हो तो उसकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो? तो यस, इट इज पॉसिबल कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज ना हो तो हम उसको कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। 0 इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, गाड़ी मोटरवे पे जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी भी तब्दील नहीं हो रही, कांस्टेंट है, मसलन वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, वो 0 होगा उस वक्त। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म के साथ जा रहा हो उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म हो, क्योंकि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेशन 0 पैदा होगा। 0 इज नॉट अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो 0 इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाता हुआ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नहीं जा सकता, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ नहीं जा सकता, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाती हुई चीज या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाती हुई चीज कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा सकती है। फिर एक सवाल आता है कि इज इट पॉसिबल कि व्हेन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी रिवर्स इट्स वेलोसिटी बट एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट? तो यस, इट इज पॉसिबल कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन होल मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन को या नेगेटिव जी कहेंगे या पॉजिटिव जी कहेंगे। इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाले आर्टिकल पर छोड़ देते हैं कि एक्सेलरेशन उस वक्त कैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, उसमें हमने ये कंडीशन याद करनी है कि ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी रिवर्स कर लेता है लेकिन उसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन का साइन, तीनों चीज़ें जो हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। कैसे रहती हैं ये प्रोजेक्टाइल वाले और आर्टिकल के अंदर जाकर सीख लेंगे। तो एक्सेलरेशन के अंदर जितनी चीज़ें पॉसिबल मैक्सिमम मेरे पास कवर करवाई गई इस ख़ास स्पेसिफिक टाइम के अंदर, वो मैंने करवा दी। जो रह गया वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कर लेंगे। आपके जहन में भी एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आए या डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड, तो वो आप मुझे नीचे गिवन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।